बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरे सवाल और मैं हूं मुनीब फारूक। मुस्लिम लीग नून इंतखाबात के लिए ख़ुद को तैयार कर रही है। मरियम नवाज शरीफ ने कुछ देर पहले ट्वीट किया कि वो अपने जलसों का आगाज़ कर रही हैं, मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में जाएंगी। लाहौर की ख़ास तौर पर जहाँ वो तैयारी मियाँ नवाज शरीफ साहब के हवाले से जब उनकी आमद होगी 21 अक्टूबर को उसका जायज़ा लेंगी। कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के अंदर क्या हो रहा है, क्या मुस्लिम लीग नून को इसका इल्म भी है। मुस्लिम लीग नून का बयानिया अब मुज़ाहमत का नहीं रहा और ये मुज़ाहमत का बयानिया बड़ा शॉर्ट लिव्ड था और अब मफाहमत ही की बांसुरी बजाई जाएगी। अहम बात यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने क्या ये सवाल बनता है अब कि वोट को इज्जत दो के नारे को दफन कर दिया है और अब शहबाज शरीफ साहब का नारा यानी खिदमत को वोट दो उसी की पैरवी की जाएगी। और बताया जाता है कि शहबाज शरीफ साहब की लंदन यात्रा जो पैदर पे 2 उनके दौरे थे उसमें ये बात साबित हो गई कि शहबाज शरीफ साहब का बयानिया ही प्रिवेल करेगा या मुस्लिम लीग नून ने खुद को एडजस्ट किया है फॉर द टाइम बीइंग इस बयानिए से। सवाल ये पैदा होता है कि एहतसाब का बयानिया मुस्लिम लीग नून ने अगर फिलहाल कंसीड किया है तो उसके बदले में मुस्लिम लीग नून को चाहिए क्या। मुस्लिम लीग नून को ये चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फर्दर मार्जिनलाइज कर दिया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के हवाले से मुस्लिम लीग नून ये ज़रूर कहती है कि जो लोग किसी न किसी जुर्म के अंदर मुलव्विस हैं उनको तो बिल्कुल मौका नहीं मिलना चाहिए, लेकिन अगर कोई शख्स साफ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर तो उसको इंतखाबात में हिस्सा लेने का मौका भी मिलना चाहिए। इलेक्शन कैंपेन भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करनी चाहिए, लेकिन क्या ये मुमकिन है। मौलाना फजलुर रहमान साहब की ख्वाहिशात कुछ और हैं, मुस्लिम लीग नून कुछ और चाहती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मजलूमियत की मिसाल बनी हुई है। पाकिस्तान की सियासत के अंदर हो क्या रहा है, मामला जाएगा कहाँ, इस पर अब में ज़रा तफसीली गुफ्तगू की जाएगी। और ये कि क्या ये बात दुरुस्त है कि इंतखाबात जनवरी में भी होना नामुमकिन है, क्योंकि जिस तरह की सर्दी मुल्क के कुछ इलाकों में उस वक्त पड़ रही होती है वहाँ पर इंतखाबात तो दूर की बात, वहाँ पर तो घरों से निकलना तक लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। जहाँ बर्फ़बारी हो रही हो जिन हलकों के अंदर, क्या वहाँ पर लोग शदोमत के साथ बाहर निकलेंगे और वोट डालेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और ये भी याद रखिए कि पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर तारीखी तौर पर देखा जाए तो जो बड़ा कम टर्नआउट का इलेक्शन था वो 1997 का था, जिसमें मुस्लिम लीग नून ने भारी अक्सरियत हासिल की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर बैलेट पेपर पर रिफ्लेक्ट करती है लेकिन उसको कैंपेन करने का, इलेक्शनरिंग के प्रोसेस के अंदर आने का मौका नहीं मिलता, तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान के इन इंतखाबात का टर्नआउट क्या होगा, ये बहुत अहम सवाल है। इलेक्शन की लेजिटिमेसी के ऊपर, उसकी इखलाकी हैसियत के ऊपर भी सवाल उठाए जाएंगे। ये तमाम वो मामलात हैं जो आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। आखिर में हम सामने जो डॉलर की उड़ान रुकी है, क्या ये फॉर गुड रुक गई है, इसमें मजीद नीचे आएगा डॉलर की कीमत और उसकी कदर। मलिक बोस्तान साहब से हम गुफ्तगू करेंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में, बड़ी इंस्ट्रक्टिव होगी और वो हमें शायद बता पाएंगे कि एक्चुअली मार्केट किस तरह रिफ्लेक्ट करेगी और डॉलर मजीद कितना नीचे आएगा। मैं अपने प्रोग्राम के पहले से मैं करवा देता हूँ, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब रऊफ क्लासा साहब, मुल्क के मुमताज़ सहाफ़ी हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, तारीखी तौर पर बड़े अच्छे मामलात को समझते हैं। बहुत शुक्रिया क्लासा साहब आपका। जनाब आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, इन्होंने पाकिस्तान की जो सियासी तारीख है उसको बनते बिगड़ते देखा है, बहुत कुछ देखा है, ख़ास तौर पर इस्लामाबाद के अंदर तो बहुत कुछ विटनेस किया है। गरीदा फारूकी साहिबा सीनियर सहाफ़ी हैं, प्राइम टाइम शो करती हैं अपना और फील्ड जर्नलिज्म पे बड़ा यकीन रखती हैं। बहुत शुक्रिया गरीदा आपका भी। क्लासा साहब, सबसे पहले मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा मौलाना फजलुर रहमान साहब की वो ख्वाहिश जो कि शायद काफ़ी देर से उनके जहन में है, लेकिन अब उसका बरमला इजहार भी वो करते हैं, और वो ये आप खुद ही सुन लीजिए। पीटीआई को कारकर्दगी के हवाले से देखना चाहिए। पीटीआई को उसके नजरियात, उसके एजेंडे और उसकी कारकर्दगी के हवाले से देखना है। उसके नजरियात भी पाकिस्तानी नहीं है, उनका एजेंडा भी पाकिस्तानी नहीं है। इस जमात को मुल्क की सियासत में होना ही नहीं चाहिए। इस जमात को मुल्क की सियासत में होना नहीं चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान साहब की गुफ्तगू अपनी जगह, लेकिन इस तरह से इससे मिलती जुलती गुफ्तगू तो मुस्लिम लीग नून के चंद सियासी रहनुमा भी करते हैं। अब वो चाहे मियाँ जावेद लतीफ़ साहब हों या जनाब राना सनाउल्लाह साहब हों, क्या फरमाते हैं सुनिए। प्लेइंग फील्ड सबके लिए होनी चाहिए, मगर 9-10 मई के दहशत गर्दों को भी अगर आप पॉलिटिकल फोर्स कहते हैं तो फिर दहशत गर्दों की कोई तारीफ, कोई उनकी तशरीह कोई करता है तो वो मुझे बता दे। जिस टोले ने 9 मई बपा किया है उन्हें अपना जुर्म वो फेस करना होगा। साफ के कटहरे में लाया जा रहा है। किसी जगह पे ये रैयत नहीं है कि क्योंकि इसने इलेक्शन लड़ना है तो लिहाजा बाद में हिसाब किया जाए इसे आप इलेक्शन लड़ने। ये
बात तो सबको पता है कि जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको मौका नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो शायद बिल्कुल मौका नहीं मिलेगा। ग्लासा साहब, ये बताइएगा आपके नज़दीक सर, क्या ये फिर मुस्लिम लीग नून ने ये अरेंजमेंट इसके ऊपर सेटल किया है कि ठीक है जी, हम वो एहतसाब वगैरह का बयानिया जो एकदम हमने उसको रेज़ किया था, जिस पे फौरी तौर पर एक इख्तलातुम बरपा हुआ मुस्लिम लीग नून के अंदर, उसको कंसीड कर दिया है, लेकिन हमारा दूसरा मुतालबा यह है कि तहरीक इंसाफ को बिल्कुल ही मार्जिनलाइज कर दिया जाए, कम से कम ये ज़रूर हमें एश्योरेंस मिलनी चाहिए। क्या ये है आपके नज़दीक है, ये अरेंजमेंट बहुत पहले हो चुका है? मेरा ख्याल है ये अरेंजमेंट है जिसकी आप बात कह रहे हैं, और आपको याद होगा मरियम साहिबा ने जो बात की थी कि तराजू के दोनों पलड़े जो हैं आपको ये बराबर करने पड़ेंगे, और तकरीबन मेरा ख्याल है 90% तो तराजू के पलड़े जो हैं बराबर हो चुके हैं। कि उस वक्त नवाज शरीफ साहब जेल में थे, आपको याद होगा, उन पे केसेस थे, उनकी पार्टी के बहुत सारे लोग थे, पार्टी टिकट्स उन्होंने वापस कर दिए थे, स्पेशली साउथ में अगर आप देखें हमारे ये सरेकी इलाकों में, वहाँ से लोगों को कहा गया था, और जो उन्होंने टिकट जारी किए थे मेरे ख्याल सेनेटर्स के थे अगर मैं गलत नहीं कह रहा, और उनके उससे सिग्नेचर से नवाज शरीफ साहब के, इवन उनको आके इंडिपेंडेंट उनको लड़ना पड़ गया था कि नहीं जनाब के, और उस इसाक डार साहब और बाकी उन्होंने मिला के फिर उन्होंने वहाँ से उनको अनइलेक्टेड आके बगैर इलेक्शन के उन्होंने करवा लिया था, जो सेटलमेंट हुई थी पंजाब में। सो अगर आप सीन देखें तो वही सूरत हाल जो है ना इस वक्त ये खान साहब की पार्टी के हवाले से बन रही है। खान साहब भी जेल में, उनकी पार्टी भागी हुई है, बहुत सारे लोग अभी पता नहीं चलेगा कि जब वो यहाँ पे मफरूर हैं तो टिकट कैसे अप्लाई करेंगे, टिकट लेंगे तो फिर कल को कन्वेंशन कैसे वो करेंगे, कैसे। सो वो सारी सिचुएशन उसमें उसी तरह आ गई। लेकिन अब तराजू का पलड़ा थोड़ा सा ज़्यादा ही भारी होता जा रहा है मेरा ख्याल है पीएम नवाज के लिए, जो इनको मुश्किलात होंगी। अच्छा, इनसे ज़्यादा मुश्किलात सियासी तौर पर किसने देखी हैं? इसने पीपल्स पार्टी ने देखी हैं या नवाज लीग ने देखी हैं? अब इनको जहन में रखना चाहिए कि कोई पार्टी जो है, आपको पता है हमारे मतलब कभी भी इनके कुछ ज़्यादा एडमायर हम नहीं रहे इनकी गवर्नेंस के या इनकी पॉलिसीज़ के, जो खान साहब या इनकी पार्टी की थी हमेशा क्रिटिकल ही रहे हैं। उनका भी वही कहते हैं ना, वो अगेन उनके मुनीर न्याय साहब वाली बात ही, कोई शहर दे लोग भी जालिम सन तो कोई सानू मरण का शौक भी सी, कि मरने का शौक इधर भी बहुत ज़्यादा था, ये भी बहुत जल्दी में थे कि जनाब के एक जमहूरी प्रोसेस होता है, रुक जाएं, चलें 3.5 साल बाद फिर आ जाएंगे। नवाज शरीफ साहब हैं, वो चौथी दफ़ा वो आके तैयारी पकड़ रहे हैं। बेनज़ीर भुट्टो साहब 2 दफ़ा रही। आप अभी जवान है माशाल्लाह, आपके पास बड़ा टाइम पड़ा है। महातिर मोहम्मद अगर उसमें 92 साल की उम्र में वज़ीर आज़म बन सकते हैं, आपके पास वो 20-25 साल हैं, आप जरा काबू रहें फिर आ जाइएगा। लेकिन उन्होंने कहा नहीं कि माई वे और हाई वे, वो खैर अपनी साइड पे है, जो भी खान साहब ने किया उनकी पार्टी ने किया वो आप उसको भुगत रहे हैं। सवाल ये कि अगर ये सारे काम आप करते हैं कि उनकी पार्टी बैन हो जाती है, वो आके इलेक्शन नहीं लड़ सकती, वो यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, 2-3 मॉडल हैं आपके पास। एक तो यह है कि इसका मतलब यह है कि अगले इलेक्शन जो होंगे वो भी डिस्प्यूटर रहेंगे, वही भी कोई नहीं मानेगा, वही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहेगी, वही सारा कुछ रहेगा, और फिर वो बैक टू स्क्वायर वन रहेगा। और हम उससे जिससे निकलना चाह रहे हैं, इससे कि आप आएँ और कोई आके पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आप लें, वो नहीं मिलने वाली आपको। वो तो अभी से क्लियर आपको नज़र आ रहा है कि वही वो डांग सोटा चलता रहेगा। दूसरे तो और हैं जो पॉलिटिकल अगर वो लीडरशिप होती है, वेदर वी लाइक इट और नॉट, वो इस तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर से ख़त्म नहीं होती। भुट्टो साहब के मसलन अगर उनको देखें, वो नहीं ख़त्म हो सके। जनरल मुशर्रफ जो है वो नवाज शरीफ को नहीं ख़त्म कर सके, उनकी 20 सीटें निकली थी, मेरा 19 सीटें थी 2002 के इलेक्शन, वो फिर पावर में आ गए थे। तो सेम ऐसे ही मेरा ख्याल है खान साहब का, ठीक है वक्ती तौर पर 4-5 साल जो हैं आप गुजार लेंगे, लड़ाई से डंडे सोटे से जो भी है जिस तरह कर लेंगे, लेकिन आपने अगर इनको ख़त्म करना है तो वो सियासी तौर पर ख़त्म करना है। वो किस तरीके से करना है? वो अपने गवर्नेंस से करना है। आपने डिफरेंस देना है कि हम खान साहब से बेहतर हैं। जैसे खान साहब ने ये लोगों को सेल किया था 20-22 साल के, मैं जरदारी साहब से और नवाज शरीफ से मैं बेहतर हूं, मैं क्लीन हूं, मैं ज्यादा अच्छा हूं। मुस्लिम लीग नून कह रही है ना कि हम इक्तदार में आके करेंगे, लेकिन आपने पिछली दफा जब आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए थे आपने मिसाल दी थी वो सेक्रेट गेम्स का, वो बड़ा मशहूर डायलॉग था। तो वो आपको लगता है कि इस वक्त वही फेज है ना, तो वो इस वक्त वो कौन सी शख्सियत है आपको लगता है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर जो वो डायलॉग एज्यूम कर रही होगी जो कि वहां पर दिया गया था? वो मेरा ख्याल है वो बहुत सारे व्यूअर्स ने अगर नहीं सुना होगा तो रिपीट कर दे। सेक्रेट गेम्स है उसका, वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी का डायलॉग है ना, उसमें जो वेब सीरीज है, तो उसमें कहते हैं कभी कभार तो अपन को लगता है अपन ही भगवान है। तो इस वक्त यहाँ नवाज लीग में तो एक नहीं है माशाल्लाह कई हैं। अब एक का नाम लेके तो दूसरे के साथ ज्यादती हो जाएगी, दूसरा कहेगा भाई हम किसी से कम है। तो वो सारे के सारे बराबर के हैं। अच्छा एक और मॉडल भी है इनके पास, सॉरी लॉस्ट थोड़ी सी बात बड़ी होगी, वो है बांग्लादेश वाला। कि बांग्लादेश ने भी एक स्टेप लिया, उन्होंने आपको याद हो जमात इस्लामी को सुप्रीम कोर्ट के जरिए उन्होंने उनको ब्लैक लिस्ट करा दिया, बैन करा दिया, हम आपके इलेक्शन नहीं करवाएंगे। सो मॉडल आपके सामने है। और साथ में हमने देखा पार्टीज जो है इस पेनफुल प्रोसेस से गुजरी हैं। पीपल्स पार्टी
पार्टी याद होगा जुल्फकार बना ली थी, और अगर उसमें से बेनज़ीर भुट्टो साहबा का फेस निकला तो उन्होंने कहा मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, ये वायलेंट है, तशद्दुद है। अगेन सेम नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ, इनकी पार्टी भी बहुत सारे ये ट्रायल में से कुछ, उसमें से शहबाज शरीफ साहब का फेस निकला। अब देखना ये है कि इनमें से ये जो है पीटीआई है, इतने बड़े इसके बाद जो 9 मई का हुआ है, क्या इनके पास हाँ, ये इसको ये आउटलिव कैसे करेंगे, पॉलिटिकली ये सवाल है, ये आउटलिव कैसे करेंगे। राणा साहब, आपके नजदीक मुस्लिम लीग नून या इसी बात पर शायद बैंक कर रही है, ग्राउंड पे जो सिचुएशन है उसका टेस्टमेंट जो लेटेस्ट हमारे पास है वो कोई नहीं है, सर्विस की अहमियत कोई कुछ दी भी जाती है, नहीं भी दी जाती, बट कंसिडरिंग ऑल दैट, ये जो अभी पिछले दिनों हुआ ये एहतसाब की बात और फिर फौरी तौर पर उसके ऊपर उसको ठंडा किया गया और अब शहबाज शरीफ साहब का कहा जा रहा है वो प्रिवेल करेंगे, क्या यही एडजस्टमेंट है और मुस्लिम लीग नून इसमें इसी तरीके से इक्तदार में आएगी? क्योंकि इक्तदार में आने के बाद तो वो कहते हैं ना कि हम इकोनॉमिक रिलीफ भी ले आएंगे, बहुत सी चीज़ों को दुरुस्त कर देंगे, तो यही है आपके नज़दीक, यही होने जा रहा है? मेरे नज़दीक तो है कि दायरों का सफ़र है और हम हैं दोस्तों, क्योंकि हमें घूम फिर के वहीं आना होता है जहाँ से हम निकलते हैं, हम वहीं से दवा लेना चाहते हैं जहाँ से हमें तकलीफ़ पहुँची होती है, मसाइल का हल हमें मिलता नहीं है। चौधरी निसार अली खान कहते कहते पार्टी से साइड पे हो गए कि इन दीवारों से टक्कर ना मारो, रास्ता इन्हीं से निकलेगा। लोगों ने समझा नहीं ये पागल आदमी है, ये मिला हुआ है, और फिर 3.25 साल बाद ही उन्हीं दीवारों में से रास्ते टक्कर के बगैर निकालने पड़े, क्योंकि कहते हैं ना पागल खड़ा हो तो पत्थर वो तो मारेगा, आपकी अक्लमंदी है कि आप साइड से गुजर जाएं। तो अगर आपने पत्थर खाना है तो गुजर जाएं, तो आप गुजरे भी, बदनाम भी हुए, गंदे भी हुए, और फिर आपको बताया गया कि नहीं आपका रास्ता एक है। लेकिन मैं आपको अपनी ज़ाती तजर्बे पे, मुशाहिदे पे ये कह सकता हूँ कि नवाज शरीफ की जिस तकरीर पे सारा तूफ़ान उठाया गया, जिसके आखिर में उन्होंने ये बात कही थी कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ की बात है, उनकी गुफ्तगू का उसको मरकज़ बना दिया गया। बिल्कुल समझ लें कि वो मरकज़ उसी तरह रहेगा, गुड कॉप बैड कॉप भी रहेगा, चलता रहेगा, बात वो करते रहेंगे, हटेंगे वो नहीं। लेकिन इस दफ़ा उनका नारा डेवलपमेंट की बजाय 21 अक्टूबर को जब वो ज़मानत 3-4 दिन पहले राहदारी की ले लेंगे, वो इकनॉमिक रिफॉर्म्स होनी है, और ये इनको क्लियर हो गया है कि इसके बगैर होना कुछ नहीं। हमारे यहाँ मसला ये हुआ है कि जब सियासी हुकूमत बनती है उसके पीछे एक ये धरना लगा दो, एक लॉन्ग मार्च लगा दो, ये सब की ख्वाहिश रही है ना, माजी इस्टेब्लिशमेंट का इसी तरह का रहा है कि कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट इतनी स्टेबल ना हो जाए कि कारकर्दगी दिखाए और वो अगली दफ़ा अपने जोर पे इलेक्शन ले ले। 17-18 बिल्कुल क्लैरिटी के साथ इलेक्शन नवाज शरीफ का था, रिजल्ट ने भी बताया, लेकिन उसे 14 में धरनों में फंसा के 16 में डॉन लीक्स बना के पनामा कामा करके, अब तो कोई चीज़ छुपी नहीं हुई, सारे किरदार बोल रहे हैं और बता रहे हैं। तो पाकिस्तान को ये तरक्की रास नहीं आती कि किसी सियासी आदमी को कोई कुव्वत मिल जाए, चाहे वो भुट्टो की सूरत में हो, बेनज़ीर अगर कुछ डिलीवर करने लगे तो वहाँ मिस्टर 10% आ जाए। यहाँ तो इमरान खान की तो निकले ही मिस्टर बुज़दार एंड मिस्टर महमूद थे। अब आप देखें कि जिसके ऊपर जिसको बनाया गया कि ये महात्मा है और ये पाकिस्तान के मसाइल का हल है, उसने पाकिस्तान के साथ वो किया जो कभी किसी ने किया ही नहीं था कि कारकर्दगी 9.5 साल की वो केपी की 4 साल की फेडरल गवर्नमेंट का नाम नहीं लेते। सर अब ये मैंने कुछ काम किया, जैसे अब ये 16 महीने का नहीं लेते। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जो मियां साहब का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, बहसीत वो मुल्क के 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे, उनसे ज़्यादा तजर्बाकार सियासतदान इस वक्त कोई नहीं है अगर देखा जाए प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट के हवाले से, वो मुल्क की सियासत को भी समझते हैं। बट एक बदकिस्मत एलिमेंट ये भी है कि जब भी वो आते हैं किसी ना किसी तरह उनके ताल्लुकात एस्टैब्लिशमेंट से फॉर वन रीज़न और दी अदर ख़राब हो जाते हैं। अब एक तासुर ये भी है कि मियां साहब तशरीफ लाएंगे, अगर वो जारी बात है उनकी कन्विक्शन ख़त्म हो जाती हैं, वो इंतखाब भी लड़ लेंगे, जीत भी जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर भी बन जाएंगे, लेकिन मियां साहब के ताल्लुकात फिर भी ख़राब हो सकते हैं बहुत से मामलात की वजह से, जैसे वो पहले हो जाते थे। तो अगर ये एलिमेंट है, ये मुस्लिम लीग नून ने ये सबक आपके नज़दीक, आपके तज्ज़िये, मुशाहिदे या इन्फॉर्मेशन के मुताबिक सीख लिया है कि जिन बातों को आप कहते हैं कि उस दीवार से टक्कर ना मारो, तो क्या मुस्लिम लीग नून ने सीख लिया कि टक्कर नहीं मारनी फॉर गुड और सिर्फ इकोनॉमिक रिवाइवल पे काम करना है? मैं नहीं कह रहा, मैंने लफ्ज़ चौधरी निसार का फिक्रा कहा आपको, आगे मैं आपको बताता हूं जो आपका सवाल है, सबक सीखना और ना सीखना। नवाज शरीफ के बारे में जब एक सांस में ये सवाल होता है कि ये तो थे इस्टेब्लिशमेंट की पैदावार, और ये तो हमेशा दूसरे सवाल होता है कि जी ये तो टक्कर मार लेते हैं हर आर्मी चीफ के साथ, वो बने किस तरह थे? हमें अगर ये हम जहन में रख लें, उन्होंने मुस्तफ़ा जतोई को साइड पे करके IGI की
सदारत ली, जनरल हमीद गुल उस वक्त थे ISI चीफ, उनका सारा प्लॉट रह गया रास्ते में और नवाज शरीफ वजीर आजम बन गए। बिल्कुल वहां से लेके गुलाम इसाक खान उनको मिल गए, वो भी इस्टेब्लिशमेंट का एक मोहरा था जो सामने इस्लामाबाद के चीफ कमिश्नर के अपॉइंटमेंट पे भी अड़ जाता था। और वहाँ सरदार याकूब नासिर ने उनका फाटा में दाखिला बंद कर दिया और गौहर अयूब ने उनका कौमी असम्बली पार्लियामेंट हाउस के गेट से ऐवान सदर की एंट्री बंद कर दी थी। नवाज शरीफ जब कोई काम करता है यहाँ पे इशूज आते हैं। जनरल राहिल शरीफ CPAC लेना चाह रहे थे, क्रेडिट लेना चाह रहे थे, उन्हें सिक्योरिटी मिली, जिसके नतीजे में ये सारे मामला जनरल मुशर्रफ से लेके और आज तक हुए। जब कोई डिलीवर सिविल हुक्मरान करना चाहता है तो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से एक प्रॉब्लम पैदा किया जाता है। अब देखना यह है कि वो इस्टेब्लिशमेंट जो जनरल बाजवा की आखिरी दिनों में थी, जिसके ऊपर DGI और DG ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हमने सियासत से अपने आप को दूर करने का फैसला किया और आने वाली मुस्तकबिल की लीडरशिप को भी कई हफ्ते लगा के हमने ये बात समझाई है। अच्छा, अब SIFC की सूरत में एक नई हमारे सामने आ रही है कि इस्टेब्लिशमेंट किस तरह रूल करना चाह रही है। यही बात है ना कि वो शहबाज शरीफ बना के गए निगरान हुकूमत में, आज भी स्टोरी आई है कि जी वो मजीद इंटरनल मामलात में आ रहे हैं। अब होगा क्या कि आपने दुनिया को भी बताना है कि इन्वेस्टमेंट ले आए, उस इन्वेस्टमेंट को सिक्योर भी करना है, लेकिन आपको एक पायदार हुक्मरानी भी चाहिए पाकिस्तान के अंदर। ठीक, क्योंकि जितने टोटके आपने लगाने थे, जितने मसाले बेचने थे, जो माफिया मांगनी थी, कर्जे मांगने थे, आप ले चुके हुए हैं। अब एक दफा आपको बैठ के कुछ फैसले कर लेने चाहिए, क्योंकि हम वरना दायरे के सफर में है। मैं ये आपको बता बिल्कुल ठीक है, यहाँ सिर्फ पाकिस्तान के अवाम की तबाही है। अगर आप नहीं बैठेंगे, कुछ चीजों की तरजीहात तय कर लेंगे, चाहे वो किसी को अच्छी लगे, चाहे वो किसी को बुरी लगे कि जी एस्टैब्लिशमेंट अब। अच्छा, इससे पहले कि मैं हुक्मरान भी पाकिस्तान के आएंगे, बिल्कुल, इससे पहले कि मैं इस पे आऊं कि इंतखाबात हो भी सकते हैं कि नहीं, गरीदा ये बताइएगा, आपके नज़दीक आपने देखा है मियां नवाज शरीफ साहब का भी दौर, शहबाज शरीफ साहब का भी दौर, इमरान खान साहब का भी दौर, कंसिडरिंग द एक्सपीरियंसेस दैट वी हैव हैड, आपके नज़दीक ये जो मॉडल अभी जिसका नक्शा खींचा है आमिर इलियास राना साहब ने, वो मॉडल तो फिर मतलब मुस्लिम लीग नून के अंदर बेशक एक बहुत जो टावरिंग फिगर है वो तो मियां नवाज शरीफ साहब ही है, उन्हीं के गिर्द मुस्लिम लीग नून घूमती है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है मुस्लिम लीग नून में। तो अगर देखा जाए तो फिर जो एक हिस्ट्री है मियां साहब की, वो कितना अरसा मैं अलाउ मी टू यूज़ द वर्ड सबड्यूड होकर गुजारा कर लेंगे, इवन अगर वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं कि ठीक है जी हम एडजस्ट करके, बिल्कुल हमने किसी से लड़ाई नहीं लड़नी, मुल्क को आगे लेके चलना है, किसी के साथ कोई तलखी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मियां साहब ये भी किसी स्टेज पे कह सकते हैं भाई आई एम द प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज उनका एक्सपीरियंस बहुत है और वो असर्ट भी करने की कोशिश करते हैं, असर्ट करना जानते भी हैं। सो आपको लगता है कि ये फार्मूला कामयाब रहेगा मुस्लिम लीग नून के लिए जो भी वो अडॉप्ट करना जा रहे हैं? ये बड़ा अहम सवाल है आपका मुनीर फारूक साहब, और सबड्यू होके या सरेंडर करके या जी सर करके तो इमरान खान भी गुजारा नहीं कर सके थे। हालांकि वो बड़ा कहते रहे थे कि जी जब मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा तो आई वुड बी द बॉस, आई वुड बी द बॉस और मेरी मर्जी चलेगी। लेकिन उसके बाद अपने पहले 1.5 साल तक या 2 साल तक कम से कम वो सेम पेज का नारा लगाते रहे। फिर उनको एहसास होना शुरू हुआ कि नो, आई एम द प्राइम मिनिस्टर एंड आई शुड बी मेकिंग द डिसीजंस। और जब डिसीजन लेने शुरू किए उन्होंने, जो कि गलत थे, उन डिसीजंस के बारे में मेरे नज़दीक वो डिसीजंस गलत थे, किसी और के नज़दीक वो दुरुस्त हो सकते हैं, लेकिन बहरहाल इमरान खान अगर गुजारा नहीं कर सकते, हु वॉज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट, और जो उनके ही बलबोते पे उनका ही खाया पिया लेके बड़े हुए परवान चढ़े, वो अगर सर्वाइव नहीं कर सके तो फिर नवाज शरीफ साहब कैसे कर सकेंगे। और नवाज शरीफ साहब ने अभी चंद दिन पहले जो एक बयान दे दिया था एहतसाब का, एहतसाब किसी भी आर्मी चीफ का हो, किसी भी साबिक DG ISI का हो, एस्टैब्लिशमेंट के अंदर से ही होगा। मिलिट्री खुद करेगी एहतसाब। सिविलियंस अभी इतने पावरफुल नहीं हुए इस मुल्क में कि वो जर्नैलों के एहतसाब का मुतालबा कर सकें। और फिर जब सियासतदान एहतसाब का मुतालबा कर रहे हैं, और ख़ासतौर पे किसी ऐसे जर्नैल का जिससे आप खुद मुस्तफ़ीद हुए हैं, तो काने तो फिर आप हो जाते हैं ना। पंजाबी में कहते हैं कि जी आप काने हो जाते हैं, हाँ। तो काने तो आप हो जाते हैं। अब PMLN के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि क्यों दिया। अब वो कान यहां से पकड़ने के बजाय यहां से पकड़ते हैं कि नहीं जी हमने बाजवा को वोट नहीं दिया था, हमने कानून साजी को वोट दिया था, हम किसी भी प्राइम मिनिस्टर को एम्पावर करने जा रहे थे। भाई आप उजरे गुनाह बदतर अज गुनाह। तो पहले तो आप इस बात का जवाब दें कि आपने वोट क्यों दिया। उसके साथ आप ये जवाब दें कि 2017 में नवाज शरीफ को हटाया गया, बट टिल 2018 तो PMLN की ही हुकूमत थी ना, शाहिद खाकान साहब वज़ीर आज़म थे, तब आपने कटहरे में क्यों नहीं खड़ा किया,
तब आपने क्यों नहीं जवाब लिया? चलें वो भी छोड़ दें कि उस वक्त टर्मोइल आ गया था या एक ऐसा वाकया हो गया था कि जो आपको एक्सपेक्ट नहीं था और आप चीज़ें ठीक करना चाह रहे थे, गवर्नेंस के मामलात पे तवज्जो देना चाह रहे थे, इलेक्शन ईयर था, आप इलेक्शन पे तवज्जो देना चाह रहे थे। अभी 16 महीने पीछे आपकी हुकूमत थी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, जिनको कम से कम मैं इस हवाले से कंडेम करूंगी, उन पे तनकीद भी बड़ी होती रही, हम भी उन पे सवाल, मैं खुद उनसे कई दफ़ा सवाल करती रही कि जी आप तो कहते हैं कि जी मैं आंख का उनका तारा हूँ एस्टैब्लिशमेंट का, लेकिन आप तो हाँ आंख का तारा है, लेकिन आप तो तारे से बढ़ के कोई और दुमदार तारा जो है वो बन गए हैं, इतने ज़्यादा आप ताबेदार फरमाबरदार हो गए हैं। लेकिन बहरहाल कम से कम इस मुल्क में ये रियलिटी है कि एस्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान की एक रियलिटी है, उनका एक पॉलिटिकल रोल माजी में रहा है, अब नहीं है, लेकिन बहरहाल उस पॉलिटिकल रोल में सियासतदान भी जो किरदार अदा करते रहे हैं और अपनी ही सियासत को, अपनी ही गवर्नेंस को जिस तरह से कमज़ोर करते रहे हैं, तो अब आपको एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर गवर्नेंस के मामला चलाने पड़ेंगे, आपको हुकूमत चलानी पड़ेगी और चीज़ें इतनी ख़राब हो गई। अब डॉलर के रेट को आप देख लें मुनीर फारूक साहब, ये डॉलर का रेट जो कम जा रहा है, किसको नहीं पता था कि कराची से लेके पेशावर तक कहाँ कहाँ डॉलर स्टैश हुआ हुआ है, किस किस के घर में डॉलर स्टैश हुआ हुआ है और कहाँ कहाँ से जो है उस पर रेड करके वो कीमतें कम करवाई जा सकती हैं, क्यों नहीं करवाई जा रही थी? ये पॉलिटिकल गवर्नेंस की कमजोरियां होती हैं। ये कमजोरियां जब आपकी मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचाएंगी तो किसी न किसी को आप वैक्यूम बनाएंगे तो कोई ना कोई स्टेप इन करेगा, आप वो गवर्नेंस का वैक्यूम ना छोड़ें। अब नवाज शरीफ साहब से मेरा इख्तलाफ इस मामले पर यह है कि आप हमेशा जब भी इक़्तिदार में आना चाहते हैं आप एक इंतकाम की बातें शुरू कर देते हैं। आपको चाहिए कि आप गवर्नेंस की तरफ तवज्जो दें। पिछले 16 महीने जो PMLN की PDM की हुकूमत ने किया है, अवाम शदीद गुस्से में है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा आज रात जा रही हैं, NA 123 बड़ा मजबूत गाड़ा है वो, मोहम्मद मलिक रियाज साहब वहाँ से जीते थे कोई मेरे ख्याल 97-98,000 वोटों से, बट PTI का भी वहाँ पर उस वक्त 2018 में अच्छा खासा था और 70,000 वोट PTI को भी वहाँ से मिले थे। लेकिन बहरहाल लाहौर के अपने अंदर PMLN की सिचुएशन बहुत ख़राब है। मुनीर फारूक साहब आप मुझसे बेहतर समझते होंगे, आज आप इलेक्शन करवा दें, PMLN का गढ़ नहीं है लाहौर, PMLN के अंदर से लोग ये बातें कर रहे हैं कि हम लाहौर में बड़ी वीक पोजीशन में हैं। दैट इज द क्वेश्चन बगरीदा, यही तो जो हमारा पूरा प्रेमिस है वो यही है कि एहतसाब का बयानिया कंसीड किया। मैंने क्लासा साहब से, आमिर रियाज राना साहब से, आपसे जो कंसेंसस कम से कम आप सारों की गुफ्तगू से मैं कर पाया हूँ, जो समझ पाया हूँ कि ठीक है मिसालें हमें आमिर भाई ने भी दे दी, कासा साहब ने भी दे दी, आपने रियलिटी चेक दे दिया, तो मुस्लिम लीग नून को एक तो ये कि जी एडजस्ट करके आगे चलना पड़ेगा, जो मैं समझ पाया हूँ आप सबकी गुफ्तगू से। दूसरा ये कि ग्राउंड रियलिटी तो ये है कि फिर मुस्लिम लीग नून ने कंसीड किया है कि ठीक है जी हम एहतसाब की बातें नहीं करेंगे, लेकिन फिर PTI को जो जितनी मार्जिनलाइज हुई भी है मज़ीद हो जाएगी और PTI को वो खुला आज मुस्लिम लीग नून जलसे कर रही है। PTI के पास तो शायद इतना मार्जिन भी नहीं है और लोग भी नहीं बचे, लोग डर भी गए और इधर उधर भी दौड़ गए कि वो कुछ कर सके। तो ये बड़ी इंस्ट्रक्टिव बात है, बट सवाल ये है कि हमारा इंतखाब होने भी जा रहा है या नहीं। जनवरी की तारीख तो दे दी है इलेक्शन कमीशन ने कि जनवरी में होगा। जनवरी के अंदर बताया जाता है कि बहुत से ऐसे हल्के हैं जहाँ बर्फबारी हो रही है, तो ये सोच समझ के तारीख दी गई, और अगर नहीं तो फिर ये मामला आगे जाएगा, आगे फिर रमज़ान आ जाएगा, फिर कहा जाएगा अच्छा जी रमज़ान को गुजर लेने दें, फिर छोटी ईद गुजर जाएगी तो फिर इलेक्शन होगा, तो फिर ये मामला कहीं अप्रैल या मई में चला जाएगा। एक ब्रेक के बाद ही बात आती है। स्टेट में क्लास साहब आपके नज़दीक के मौलाना फजल रहमान साहब ने भी कहा कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाके हैं जहाँ पर कई ऐसे हल्के हैं जहाँ बर्फबारी हो रही होती है जनवरी के अंदर, तो फिर इंतखाबात तो प्रैक्टिकल पर्पसेस कैसे हो पाएंगे आपके नज़दीक उन हल्कों में, या ओवरऑल अगर देखा जाए तो? सर मेरा ये ज़ाती तौर पर ख्याल है कि इलेक्शन अब इससे फर्दर आगे नहीं जाएंगे। अच्छा, ये डेट इसी पे रहेंगे। आपका जो मेन आपका बैटल ग्राउंड है पानीपत जो है ना सर, वो है आपका पंजाब। 140-144 के करीब सीटें हैं जो वहाँ से पंजाब से जीतता है वही पावर में आता है। फिर अगर आपके KPK के इलाके हैं या आपका सिंध के इलाके, वहाँ पे ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना, क्योंकि अब उस पर लीगली तौर पर आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक ला सकते थे कि 3 महीने आप कहते हैं हमने सेंसस करानी है, उसके बाद ये 60 दिनों में इलेक्शन। इससे ज़्यादा लीगली तौर पर मैं बात कर रहा हूँ, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। फिर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें आपने करनी है तो वो कर लें, या फिर सुप्रीम कोर्ट के पास जाएँ, वहाँ से महीना 2 महीने लेने की कोशिश करें। प्लस ये जो दबाव है ना पाकिस्तान में, पाकिस्तान के लोग हम ज़्यादा ये बात को नहीं अप्रिशिएट करते या हम ज़्यादा डिटेल्स में नहीं उसमें जाते, और वो कहते हैं डेविल इज़ इन द डिटेल्स।
आलमी बिरादरी आपको अलाउ नहीं करेगी कि पाकिस्तान में या इंडेफिनेट पीरियड के लिए इलेक्शन यहाँ पर ना हो, वो आपको ज़्यादा देर वो नहीं जाने देंगे। यूरोपियन यूनियंस हों, आपके उसके बाद यूके हो, सबसे बढ़ के अमेरिकन हो, इसलिए पिछले दिनों में उन्होंने मुलाकातें भी की हैं तमाम लोगों से। उनको ये खतरा रहता है कि पाकिस्तान के अंदर हमारी रूलिंग एलीट में एक टेंडेंसी है कि हम भी रशियन मॉडल पे चले जाएं, हम भी चाइनीज़ मॉडल पे चले जाएं। खान साहब तो कहते होते थे, आप पता है जब 16 मॉडल वो जेब में लेके फिरते थे तो उनके पास हर मॉडल की अपनी आके वो पेश कर देते थे, कभी सऊदी मॉडल तो कभी चाइनीज़, कभी मलेशियन, तो कभी तुर्की। ये भी बताइएगा सर, कभी भी अमेरिकन। सर वो कभी नहीं चाहेंगे, बट मुझे ये बताइएगा क्या पाकिस्तान में इंतखाबात बिल्कुल साफ शफाफ होंगे जो आज के हालात है उनको देखते हुए आपके नज़दीक? एक दफ़ा हुए थे साफ और शफाफ, नतीजा आपने देख लिया था सर। जी जी 50 साल पहले। सही। उसके बाद भी अगर आप साफ और शफाफ चाहते हैं तो फिर आपकी मर्जी सर। नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पर जो हमारी इलीट है, इनका काम था ना कि मतलब नवाज शरीफ साहब हों, खान साहब हों, पीपल्स पार्टी हो, ये तीनों डसे हुए हैं कि अपने मुखालफिन पे इल्ज़ाम लगाते रहे हैं जी उन्होंने यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के हमें डाज किया। आप इन लोगों को देखें भी, आप हर दफ़ा किसी ना किसी जर्नल के कंधे पे चढ़ कर आने को तैयार हैं। अपने साथ बैठ के एक नया चार्टर आप साइन करने को तैयार नहीं है कि हम नहीं जाएंगे और हमें किसी का कंधा नहीं चाहिए। बेनज़ीर भुट्टो साहब ने, नवाज शरीफ ने साइन किया था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी सर 2006 में, आपको याद होगा, जिसमें शामिल थी कि हम खुफिया मुलाकातें नहीं करेंगे। फिर क्या हुआ? ये वापस है। ये बता रहा हूँ कैसे हमारे साथ झूठ बोलते हैं, फ्रॉड करते हैं और हमें मतलब कंधा सारे इस्तेमाल करते हैं। आप ये कह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट का कंधा तो सारे इस्तेमाल करते हैं ना, वो तो आपको याद होगा। ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन करके वापस है यहाँ पे, उसमें पीपल्स पार्टी पावर में आ गई थी और ये उस वक्त पंजाब में आ गए थे नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब। सर 12-13 खुफिया मुलाकातें हुई थी चौधरी निसार अली खान साहब की, शहबाज शरीफ साहब की, जलकियानी साहब से, रिकॉर्ड में बाद में आ गए थे सामने। और ये चार्टर पे साइन करके आए थे लंदन में कि हम सर्वेंट जनरल से नहीं मिलेंगे, हम एक दूसरे के खिलाफ साजिश नहीं करेंगे। और यही दोनों भाई ये काले कोट पहनकर मेमो गेट में चले गए थे, जरदारी के खिलाफ गए थे। मतलब चीजों इनके पास एक ही शॉर्टकट है, एक ही शॉर्टकट है पावर में आने का, वो है किसी जनरल के कंधे पे सवार हो जाए तीनों। ये बेटर इट्स अ बेटर रियलिटी, नाराज हो जाते हैं सर, इट्स अ बेटर रियलिटी। पर राणा साहब मुझे ये बताइएगा सर कि फिर यही कुछ है, चले इंतखाबात, कासा साहब ने कहा आगे नहीं जा सकते, मैंने आपको सर्दी की मिसाल दी, उस पर भी कमेंट करें और ये भी बताएं कि इंतखाबात क्या फ्री एंड फेयर होंगे, क्योंकि फ्री एंड फेयर का मतलब ये है कि तहरीक इंसाफ बैसियत जमात जितना भी उसका हदूद अरबा है, जो भी उसके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, वो इलेक्शन कर सके, कैंपेन कर सके। बहुत से लोग तो ये कोट कर रहे हैं जी कि हम कहीं रैली निकालने जाते हैं तो हमारी ठुकाई हो जाती है, मार पड़ती है, झंडा नहीं लगा सकते हम अपनी गाड़ियों पे, घरों पे नहीं लगा सकते। जरा बताइएगा इसके ऊपर। देखें 3 फरवरी 1997 को आम इंतखाबात हुए थे जी, और सारी कंपेन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ ने रमज़ान शरीफ में की थी। तो अब 28 जनवरी को हो सकते हैं ना, मतलब लेटेस्ट यही है कि जी अगर आखिरी हफ्ता है तो इतवार 28 का है, या 4 फरवरी को हो जाएंगे। तो जो क्लाइमेट चेंज आया है उसमें तो सर्दियां 97 के मुकाबले में बहुत पहले सुकड़ जाती हैं, आते भी नहीं और जाते हुए पता भी नहीं लगता पाकिस्तान में। तो ये तो कहानियाँ हैं, मतलब कि फजलुर रहमान साहब भी उस इलेक्शन में लड़ रहे थे, हार गए थे, इनको भी नवाज शरीफ साहब ने बड़ा टफ टाइम दिया हुआ था वहाँ पे DI खान में लोगों के साथ, मतलब आज के साथी हैं कल के मुखालिफ हैं, ये चलता है पाकिस्तान के अंदर। ये कहानियां हैं कि जी ठंड है या फलानी है, मैंने तो आपको डेट के निकाल के बता दी कि ये 97 में हुए थे इलेक्शन। अब आप क्या पूछना चाह रहे हैं कि जी क्या करेंगे? ये हमारे यहाँ हिस्ट्री यही है कि सब अपना अपना इक़्तिदार का रास्ता ढूंढते हैं। मुझे ये बताएं कि ये जितनी सियासी जमातें हैं, क्या ये मस्जिद में नमाज पढ़ाने के लिए, इमामत हासिल करने के लिए इलेक्शन लड़ रही हैं? जो इमामत करते हैं वो भी इलेक्शन लड़ने आ रहे हैं, वो अपने इक़्तिदार के लिए जंग लड़ते हैं और उसके लिए रास्ता ढूंढते हैं कि उनको कैसे कोई फैसिलिटेशन मिल सकती है। नवाज शरीफ को ये हमने सबने, मीडिया ने चूंकि प्रेशर बना लिया ना एक, लेकिन मैं आपको बताऊं, वो चाहे शहबाज शरीफ बेच ले अपने आप को, इसहाक डार सरतापा जोर लगा ले, मैं सरतापा चेयरमैन नैब की बात नहीं कर रहा, इसहाक डार की बात कर रहा हूं कि वो जो मर्जी कर लें, नवाज शरीफ वही कुछ करेगा वो जो सोच के आएगा। आप उससे उगलवा नहीं सकते। पहले बात, अगर उससे जर्नैल एक सादा कागज पे 99 में साइन नहीं करा सके ना असेंबली तोड़ने की एडवाइस पे, तो आप ये भूल जाएं कि नवाज शरीफ अब जाके जो वो सोच रहा है उसको रास्ता और तरीका बनाना आता है, वो ले रहा है। राणा साहब ये बताइएगा सर, इक़्तिदार का रास्ता तो बसद एहतराम वो फिर पिंडी के रास्ते ही है जो मिल रहा है मुस्लिम लीग नून को भी, अगर मैं इसको बहुत ब्लंट तरीके से भाई मैं पुट इट, अगर मैं आपको ये कहूं कि क्लासरा साहब
गरीदा फारूकी साहिबा और आप तीनों जरा गौर करें कि आर्मी चीफ जब लग रहा था तो कौन कह रहा था कौन लगा रहा है? आप तीनों बता सकते हैं ना, कहीं शहबाज शरीफ का नाम आया था कि वो लगा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। तो रास्ता तो बना लिया ना, तो वो जहां सहूलत होगी वो निकालेंगे ना। सियासतदान का काम ही यही है कि देर हो बदेर हो, एक एस्टेब्लिशमेंट चेंज हो चुकी, जहन बदलने में, वक्त बदलने में, हाँ ग्राउंड पे रियलिटी पीटीआई है जो कट टू साइज होगी, जो आप सब भी दोस्त बात कर रहे हैं कि उनको कितना रास्ता मिलेगा। जिस तरह इमरान खान फरमाइश किया करते थे जनरल बाजवा से कि जी इसको अरेस्ट भी करें, इसे सजा भी दें, इसे जेल में भी रखें, वरना मेरा इलेक्शन नहीं बनता। तो जो लेवल प्लेइंग फील्ड है उस किसको कहते हैं? वही है ना कि जब हम बुध को ये कह रहे थे कि अडियाला में जो नेक्स्ट स्टॉप ढूंढ रहे हैं, हुजूर यहाँ साइफर डेली बेसिस पे आ जाएगा, तो साइफर का चलान जमा हो गया। अब हम आप सुनेंगे कि वो 27 गवाहों में से ज्यादातर ने लिखी हुई स्टेटमेंट देनी है जो सरकारी अफसर हैं फॉरेन ऑफिस के। बिल्कुल ठीक। आप जिरा करेंगे तो आजम खान पे करेंगे ना, जिन लोगों का ख्याल ये है कि कादी फायजीसा साहब का जो हुदैबिया का केस है उसमें वादा माफ गवाह हो या कोई हो, उसके ऊपर जिरा का मौका, तो जिरा का मौका इमरान खान साहब के वकीलों को आजम खान के ऊपर मिलेगा, उसके बगैर तो वो केस ही नहीं चल सकता। आप देखें कि वो फैसला होने जा रहा है। बिल्कुल ठीक है, होने भी जा रहा है और उसका नतीजा भी सबको पता ही है लगभग। बट गरीदा, आपने पहले भी जब मैंने सवाल किया तो आपने काफ़ी तल्ख हकायक होते हैं, बस ये साफ़ी यही काम होता है कि आप हकायक पर रोशनी डालें, तल्ख हो या जिस तरह बंदयाल साहब फरमाया करते थे शॉर्ट एंड स्वीट हो, जैसे भी हों। बट सवाल ये है कि ये तो फिर फैक्टर है जी कि अगर इक़्तिदार लड़ना है तो इलेक्शन जब भी हो, ये अभी आमिर साहब ने कहा कि वो ये तो कहानियाँ हैं कि बर्फबारी हो रही है, कुछ ही इलेक्शन हो जाएंगे। कितने इंडिपेंडेंट इलेक्शन होंगे, कितने फेयर इलेक्शन होंगे? फ्रैंकली मैं भी क्या ये अज्यूम करने में दुरुस्त हूं कि हम सारों को पता है कि इलेक्शन फेयर नहीं हो सकते? इससे पहले जो क्लासा साहब ने बातें की है मैं उससे बिल्कुल एग्री करती हूँ, 100% मैं उनसे मुत्तफिक हूँ। हमारे सीनियर हैं, बड़ी ज़बरदस्त अपना एनालिसिस देते हैं। और जो आमिर इलियास राना साहब ने भी बात की है, बहुत ही बेहतरीन बात की है। मैं आमिर साहब की बातों में कुछ चीज़ें ऐड करना चाहूँगी और आमिर साहब की तरह मैं भी समझती हूँ कि जनवरी फरवरी से इलेक्शंस आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि फिर आगे मार्च में सेनेट का इलेक्शन होना है। सेनेट के इलेक्शन के लिए आपका इलेक्टोरल कॉलेज होना लाजमी है। इलेक्टोरल कॉलेज नहीं होगा, सेनेट के इलेक्शन नहीं हो सकेंगे। आधी सेनेट अगर इलेक्शन नहीं हो सकेगी, पूरा सिस्टम आपका ऊपर नीचे हो जाएगा, अथल पतल हो जाएगा कि ना कौमी असेंबली है, ना प्रोविंशियल है, ना सेनेट है। फिर आप मुल्क में क्या चलाएंगे? कानून साजी आप कहाँ से करेंगे? फिर इस वक्त जो इंटरनेशनल सिनेरियो है, जो मामलात हैं, उसमें वो काम नहीं हो सकता कि मिलिट्री आके हुकूमत चलाए या एक कू हो जाए और उसमें फिर एक मिलिट्री डिक्टेटर आके जो है हुकूमत चलाना शुरू कर दे। और वैसे भी ये चीज़ें बंद करके रख दी हैं एक काले डब्बे में, जो कि जनरल बाजवा अपनी आखिरी मुलाकात में हम सहाफ़ियों को कह के गए थे कि जब काला डब्बा है उस पर हम कपड़ा मारते रहते हैं। फिर उसका इन्होंने इजहार भी कर दिया था अपनी एक्सटेंशन के मामले पे। लेकिन बहरहाल वो कू वाला जो मामला है वो मिलिट्री ने काले डब्बे में बंद करके कोने में रख दिया है फिलहाल। तो इलेक्शंस तो होने हैं, चाहे सर्दियां हो, चाहे गर्मी हो, चाहे रमज़ान हो, चाहे जो भी मामलात हो, इलेक्शंस जनवरी फरवरी में ये मैं समझती हूँ कि हो जाएंगे। नवाज शरीफ की वापसी मुझे फिलहाल डाउटफुल लगती है अभी तक, जब तक कि वो 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस ना आ जाएं। वो कहते हैं ना अंग्रेजी में कि देयर आर मेनी स्लिप्स बिटवीन द कप एंड द लिप। तो अभी हाँ, हनूज दिल्ली दूर आस। तो मुझे लगता है कि बहुत से ऐसे कानूनी मामलात हैं जो अभी रुकावट हैं और वो बतौर पैगाम रुकावटें फिलहाल रखी जा रही हैं। इस वक्त तक भी एज ऑफ वी स्पीक नाउ मामलात पैगामात रसानी की हद तक चल रहे हैं कि जी ये चीज़ें इस तरह से होंगी, सॉर्ट आउट हो रहे हैं। अगर अवाम आपको वोट दे के लाते हैं और अगर आप चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बनना चाह रहे हैं या आपकी पार्टी में से कोई और प्राइम मिनिस्टर बनेगा या बनना चाह रहा है, तो चीज़ें सॉर्ट आउट हो रही हैं। यही वजह है आज PMLN का जो एक PMLN की तरफ से ज़राए के हवाले से जो एक खबर चल रही है, चलवाई जा रही है कि जी मुस्लिम लीग नून ने एस्टैब्लिशमेंट के साथ टकराव की पॉलिसी से गुरेज कर लिया है। हम मफाहिमत की पॉलिसी लेके चलेंगे, हम एहतसाब का बयानिया लेके नहीं चलेंगे। ये आज चल रही है पूरे मीडिया पे, आप देख रहे हैं। फिर मरियम नवाज साहिबा भी आज से ही अपने उस कैंपेन का आगाज कर रही हैं। तो PMLN को एहसास हो गया है। वहां से नवाज शरीफ का बयान आया था, यहाँ से बुगटी, सरफराज बुगटी की तरफ से बयान दिलवा दिया गया था, पैगाम दे दिया गया था कि जनाब हौसला करें, होश करें, ये सूरत हाल है, ये आपका लीगल स्टेटस है। और अगर आप इस किस्म की बातें करेंगे तो खुद भी आप एहतसाब के कटहरे में आने के लिए फिर तैयार हो जाएं। बुगटी साहब का जो बयान था कि बस ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन, मुझे लगता है शायद वो खुद भी रिट्रीट करके, आप ये कहती हैं उनसे बयान दिलवाया गया, बट इफ यू गो, आपने भी उसको ऑब्जर्व किया होगा, मैंने भी देखा है कि ही वाज पुट ऑन स्पॉट, ही वाज मेड टू आंसर सर्टेन क्वेश्चंस व्हिच ही डिड। आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कि सरफराज बुगटी बड़े जहांदीदा सियासतदान हैं, बिल्कुल पता है कि
कितना बोलना है, कैसे बोलना बिल्कुल है। ठीक है, वो सियासतदान नहीं है जिनका स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। स्लिप ऑफ टंग नहीं होता, अच्छा स्लिप ऑफ टंग नहीं होता। बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, राणा साहब आप अभी मुस्कुरा रहे थे, मियां साहब तो वापस आ रहे हैं ना, ये उनके मिल जाएगी फांसी जमानत, कोई उस पर अनसर्टेनिटी तो कोई नहीं है? उनकी लीगल टीम के 2-3 लोगों से मेरी बात हुई और कुछ पाकिस्तान की हिस्ट्री है, मेरा नहीं ख्याल कि उसके अंदर कोई भी रुकावट होगी कि उन्हें राहदारी जमानत से इनकार होगा। आज चीफ जस्टिस हैं आमिर फारूक साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जी, जिस दिन वो नवाज शरीफ के केस को क्लोज कर रहे थे मरियम नवाज के फैसले से पहले, उन्होंने कहा था कि हम ये क्लोज इस तरह नहीं कर रहे कि उनकी अपील रद्द कर रहे हैं, बिल्कुल हम ये इस तरह कर रहे हैं कि जब वो आएंगे तो इनको दोबारा खोल दिया जाएगा। तो इस बुनियाद पे मैं कह सकता हूं कि, और आज चीफ जस्टिस वही हैं, उन्होंने ही बेंच बनाना है, उनके पास ही जमानत लगनी है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर कोई रुकावट आने वाली है। ठीक, मैं जनाब रऊफ रासा साहब का, जनाब आमिर इलियास राणा साहब का और गरीदा फारूक साहब का इस सेगमेंट से शुक्रिया अदा करूंगा। प्रोग्राम में एक ब्रेक, वापस आएंगे। डॉलर की उड़ान रुक गई, नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन मलिक बोस्तान साहब जो कि चेयरमैन है फॉरेन एक्सचेंज जो हमारी कंपनीज हैं उनके एसोसिएशन के, वो हमें बताएंगे कि मार्केट में सिचुएशन है क्या और डॉलर मजीद कितना नीचे आ सकता है, जो एक्चुअल इस वक्त मार्केट के अंदर मामलात हैं वो क्या है, और जो क्रैकडाउन हुआ है डॉलर स्मगलिंग के ऊपर उससे कितना फ़र्क पड़ा है, और ये क्रैकडाउन किस नौइयत का था, कैसे लोगों को पकड़ा गया, क्या क्या हुआ और स्मगलिंग कर कौन रहा था। ये तमाम वो सवालात हैं जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं। एक ब्रेक के बाद बात आती है। पाकिस्तानी करेंसी सितंबर के महीने में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई है पाकिस्तान की करेंसी ने, और पाकिस्तानी रुपया दुनिया की बेहतरीन कारकर्दगी वाली करेंसी बन गया है। ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, तकरीबन 6.2% की बेहतरी आई है, ये आलमी इदारा कह रहा है। फ़र्क बहुत पड़ा है और डॉलर की कीमत नीचे आई है, उसकी कदर नीचे आई है, रुपया तगड़ा हुआ है। ये हुआ कैसे है, और रियासत का डंडा चला तो चला कैसे, और क्रैकडाउन हुआ कैसे, लोगों ने क्या किया हुआ था, ये तमाम वो सवाल हैं जो आपके जहन में है। मलिक बोस्तान साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि चेयरमैन है एक्सचेंज एसोसिएशन के। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। पहले तो ये बताइएगा, ये सिलसिला लोग बहुत इंटरेस्टेड है कि ओपन मार्केट में भी नीचे आ गया है, तो आपके नज़दीक अभी भी कितना क्रैकडाउन होना बाकी है और असर कितना पड़ेगा इसकी कदर के ऊपर अगले 1 महीने के अंदर इंशाल्लाह? मैं समझता हूँ असर तो बहुत ज़्यादा पड़ेगा। इसका अगला टारगेट जो है, जब तक ये इंशाल्लाह 250-240 तक नहीं जाएगा, डंडा इसके ऊपर हावी रहेगा। और डंडा घुमाने की वजह यही थी कि ये लातों की भूत बातों से नहीं मानते। ये बैंकों ने और ब्लैक माफिया ने और ब्लैक गैर कानूनी करेंसी डीलरों ने बहुत ज़्यादा कहते हैं आत्महत्या हुई थी। उन्होंने पाकिस्तान की मैशत को जो है खिलवाड़ा बनाया हुआ था, और सब ने मिल के, तो अब तो उनकी इतनी जरूरत हो गई थी कि ब्लैक मार्केट वालों के हमारी एक्सचेंज कंपनी के बाहर आके खड़े हो गए थे, और जो भी कस्टमर आता था उसको जो है वो गला के अपने वहाँ साथ ही खुफिया दफ्तरों में ले जाते थे, और 5 से 10 रुपये डॉलर उन्हें ज़्यादा रेट ऑफर करते थे, तो वो उनकी बातों में आके उनको बगैर किसी रसीद के दे देते थे, और यही पैसा वो स्मगलिंग करके कोटा और वहाँ से ईरान और पेशावर से काबुल भेजते थे, और वहाँ से स्मगलिंग की चीज़ें पाकिस्तान आती थी। तो ये दोनों चीज़ें मैंने जब लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से मीटिंग की, उन्हें बताई, उनके इल्म में लाया कि मैंने आप पानी सर से गुजर चुका है, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान ये हमें भी ले डूबेंगे और पाकिस्तान को भी ले डूबेंगे, आप एक्शन लें इनके खिलाफ, वरना पाकिस्तान का रुपया कहीं 400 का 500 का भी हो जाएगा। तो उन्होंने बड़ा सीरियस एक्शन लिया। आर्मी चीफ से फिर मैंने अपील की, मैं जी इसके लिए बिल्कुल एक फोर्स बनाए, इनकी रखी करें, उनके जहाँ तक भी इनका है देर ज़मीन जितने भी इनके अड्डे उनको पकड़े। तो वो उन्होंने रखी की, लोगों को पकड़ा, कुछ क्रैकडाउन हुआ, शुरू हुआ, और उसके बाद कुछ भाग गए, कुछ अंडरग्राउंड हो गए, और काफ़ी हद तक मैं यानी कि जो हमारी उम्मीदें थी कि कम से कम करोड़ों डॉलर मिलेंगे, लेकिन वो अभी तक बड़ा कोई मुर्गा हाथ में नहीं आ रहा है। छोटे छोटे मुर्गियाँ हाथ में चूजे हैं छोटे छोटे। अभी तक तकरीबन 10 मिलियन डॉलर के इक्विवेलेंट करेंसी हुई, और इतने ही तकरीबन पाकिस्तानी रुपए रिकवर हुए। कोई बड़ा अमाउंट अभी तक रिकवर नहीं हुआ, और जिसके लिए उम्मीद की जा रही है कि पूरे नेटवर्क बिछा दिए गए, और पूरी जगह पे जो है जितने भी ब्लैक मार्केट और हुंडी से जितने भी बिजनेस हैं उन सब के खिलाफ अब एक्शन होगा। आपने देखा कुछ दिन पहले गाड़ियों के बारे में रेड भी हुआ है, उनको नोटिस दिए गए कि आप जितनी भी। अच्छा, ये मलिक साहब ये बताइएगा, सबसे ज्यादा किस शहर के अंदर ये ब्लैक मार्केटिंग की गई है डॉलर की, और किस शहर से सबसे ज्यादा स्मगलिंग की गई है डॉलर की, अगर आपकी ऑब्जर्वेशन में क्या आया है? देखो, ये 30,000 के करीब लोग हैं जो कि पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं। सुनहरे हैं, ट्रैवल एजेंट हैं, प्रॉपर्टी वाले हैं, गैर कानूनी मनी चेंजर हैं, बैंक वाले हैं, कुछ एक्सचेंज कंपनियों के एम्प्लॉइयों को भी इन्होंने मिलाया हुआ है।
ये पूरा एक माफिया है जो कि पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ तहसील सतह पे, और यहाँ से इनके पूरे रूट हैं वहाँ से ये, और वहाँ उनकी कलेक्शन हो रही थी, लेकिन वो तो उनकी शुरू से जो हो रही है उसको इतना असर नहीं पड़ता था। वो वहाँ के चंद उनके जो मखसूस गाहक होते थे उनको ही लेके जाते थे, लेकिन अब उनकी हिम्मत इतनी हो गई थी, जैसे मैंने पहले बताया, एक्सचेंज उनके बाहर जब आपके खड़े हुए थे ये बहुत ज़्यादा बेनकाब हुए, और इन्होंने कहते हैं ना गीदड़ की जब मौत होती है तो वो शहर का रुख करते हैं, इनका भी यही हाल हुआ। इनकी जब मौत आई थी इन्होंने एक्सचेंज के बाद खड़े ना होते तो शायद हम लोग भी इतने ज़्यादा पुरज़ेर पीले ना करते या इतने ज़्यादा एक्टिव ना होते, ना इतने ज़्यादा शोर मचाते। अब जब हमने देखा ये तो पाकिस्तान की तबाह कर देंगे, और इतनी इनकी जरूरत बढ़ चुकी है और इनको इतनी सपोर्ट है किसी की कि ये जो है हर चीज़ को खौफ ही नहीं है, जैसे बिल्कुल पूरी स्टेट के मालिक यही है। तो यही हुआ जिसका नतीजा था, उसका अल्लाह का शुक्र है। तो ये आर्मी चीफ को मैं समझता हूँ पूरी कौम की दुआएं उनके साथ, अल्लाह ने कामयाब करे और ये उनका जो विजन है इसको कामयाब बनाए। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी हर चीज़ को मैं रोकूंगा और हुंडी हवाला का खात्मा करूंगा, माफिया का खात्मा करूंगा। तो पूरे उन्होंने ये बेड़ा उठाया, हम इस बेड़े में उनके साथ हैं, इंशाल्लाह ये बेड़ा पार लगेगा और पाकिस्तान की मैशत को दुनिया की बेहतरीन, जैसे रुपया 6% बढ़े और अगले दिनों में फिर 6% बढ़ेगा, तो ये दुनिया देखेगी पाकिस्तान किस तरह तरक्की करते हैं। आप पिछले जो हफ्ते ये काउंसिल हुई है स्पेशल इन्वेस्टमेंट की, तो उसमें उसके दायरा कार इसको बहुत ज़्यादा पावर दे दी गई, और जितनी भी फॉरेन इन्वेस्टर थे और लोकल इन्वेस्टर थे उनको भी कहा कि आप ट्रेड करें, और जितनी भी इकानमी गिरेगी या बढ़ेगी ये अब सारा काम इस काउंसिल पे आएगा, इनकी कंधों पे है। अब ये इसको चाहे कंधों से उठाते हैं या ज़मीन पे गिराते हैं, ये इन पे पूरी इनको इख्तियारात दे दी गए, और जितनी भी टास्क फोर्स बनाया दी गई FBI की, जो 5 से 6 हज़ार अरब टैक्स कलेक्शन कर दी जो लोग नहीं देते। बड़े अच्छा विजन है और बड़े अच्छे फैसले हुए हैं। इसी तरह उन चीज़ों को भी रोका जा रहा है जहाँ लीकेज है, और उन चीज़ों के रेवेन्यू बढ़ाने के बहुत अच्छी बात तदबीरें की जा रही हैं। बिल्कुल, तो उसका मकसद एक ही है कि पाकिस्तानी रुपया मजबूत और पाकिस्तान अपने पाँव में खड़ा हो जाए। बिल्कुल ठीक, हमारी बड़े बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मलिक बोस ने अपना कीमती वक्त दिया। अच्छी खबर पाकिस्तान के लिए, रियासत ने अपना डंडा चलाया है और करेंसी स्मगलिंग के ऊपर को रोक दिया गया है, और डॉलर के कीमत कदर के हिसाब से पाकिस्तान की करेंसी ने बेहतर परफॉर्म किया है। मलिक बोस्तान साहब कह रहे हैं कि इस महीने भी इंशाल्लाह 6% से ज़्यादा ही पाकिस्तान की करेंसी रिकवर करेगी, तो उनके ख्याल में ये 240-250 रुपये पर डॉलर को आना चाहिए ओपन मार्केट के अंदर। एक बहुत हौसला अफजा बात है पाकिस्तान की मईशत के लिए। प्रोग्राम आपने देखा जी, देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।